हम्म। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जहाँ से पेपर में प्रश्न बनते रहते हैं, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सभी साथी जल्दी से आ जाइए और आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम जब बात करें तो हम किस चीज को डिस्कस करने चल रहे हैं। प्यारे साथियों, देखिएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। तो आज की क्लास में हम जो है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित चीजों का डिस्कशन करेंगे। पंचवर्षीय योजना से संबंधित चीजों का डिस्कशन करेंगे। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह क्यों जानी जाती है। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना क्यों जानी जाती है। तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आप बताएंगे कि औद्योगिक विकास नहीं, औद्योगिक विकास नहीं, हाँ ध्यान से देखिएगा, निजीकरण नहीं, निर्यात बढ़ाना नहीं, कृषि विकास। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह किस पर फोकस्ड थी। ध्यान से देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह किस पर फोकस थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना आपकी, ध्यान दीजिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि पर फोकस थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी बातें हुई थी, गौर कीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर कौन कौन सी बातें हुई थी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसका टाइम है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। 31 मार्च 1956, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 को, हाँ, यह क्या है, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 इसका टाइमिंग है। और इसका जो मॉडल है, इसका मॉडल जो है हेराल्ड डूमर, हेराल्ड डूमर मॉडल है। क्या है, हेराल्ड डूमर मॉडल है। और इसकी हेराल्ड डूमर मॉडल है और इसका जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, प्रायोरिटी है इसकी, हेराल्ड डूमर मॉडल है, इसकी प्रायोरिटी है साथी, ध्यान दीजिएगा, इसकी प्राथमिकता है कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई। पहली पंचवर्षीय योजना यानी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इरिगेशन, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इसका क्या है, इसका पहली पंचवर्षीय योजना का, पहली पंचवर्षीय योजना का यह प्राथमिकता है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या है, कृषि एवं सिंचाई। अब यह एक बहुत सफल पंचवर्षीय योजना थी, यह एक सफल पंचवर्षीय योजना, यहां से यह भी प्रश्न बनता है, सफल पंचवर्षीय योजना, यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका प्रश्न आप समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी जिसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। देखिए देखिए, यह हेराल्ड डोमर मॉडल थी नहीं, ये इसके लिए कौन सा, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, यह प्रथम पंचवर्षीय
योजना से संबंधित है। और महालनोबिस, हाँ, इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है पीसी महालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, गौर कीजिएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल इसको कहा जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। महालनोबिस मॉडल इसको कहा जाता है, गौर कीजिएगा। इसके बाद अगर कहें किन्सियन मॉडल, ध्यान से, लेविस मॉडल, ये बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। अब हम जब दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड FYP जो है, वह कैसे है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसका टाइम आपको याद रहना चाहिए, टाइम है इसका 1956 से लेकर के 1961 तक, 1956 से लेकर के 1961 तक। मॉडल है इसका पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इसका मॉडल है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी अगर देखा जाए, प्रायोरिटी तो भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। अब देखिए, हैवी इंडस्ट्रीज में इसमें कुछ पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज में कुछ पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज में कौन कौन, जैसे आपने सुना होगा राउरकेला इस्पात कारखाना किस जगह पर है? तो आप बता देंगे सर, पहले तो ये जर्मनी की सहायता से कहाँ पर? उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद भिलाई इस्पात कारखाना किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसी तरीके से दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। कहाँ पर है? बंगाल में है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह हैं, तो ये अलग अलग जगह हैं जहां पर क्या देखने को मिलता है? सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपको यहां से चीजें देखने को मिलती हैं। प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, यहां से पेपर में प्रश्न बनते हैं कि कौन किसकी सहायता से बनाया गया। अब जैसे जब हम पहली पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी आपको कई चीजें ध्यान देनी है। जैसे इसमें हीराकुंड बांध, सिंचाई कैसे अच्छी होगी? बांधों से। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? पूछ लिया जाता है, महानदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर? तो आप बता देंगे कि सर सतलज नदी पे, सतलज नदी पंजाब। इसी में एक और चीज, जैसे आपने सुना होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये आपका कहाँ पर? बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्लियर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये बात क्लियर है बच्चा? चलिए, तो अब इसके आगे हम बात करें कि भाई दो तो हम लोगों ने समझ लिया एक एक करके। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्षण है वह क्या है? हाँ, आत्मनिर्भरता, पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाओ, औद्योगिकीकरण, शहरी विकास। देखिए साथी, जब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले समझिएगा, यहां पर टाइम है। जो टाइम है वो क्या है? गौर कीजिएगा, जो टाइम है वह क्या है?
टाइम जो है साथी इसका है 1961 से 1966 तक। ठीक है, 1961 से 1966 तक। ठीक है, फिर मॉडल है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल है इसका। प्राथमिकता की बात करें, प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी इसमें कृषि एवं उद्योग, कृषि एवं उद्योग दोनों है, कृषि एवं उद्योग दोनों है। अब ध्यान से समझना है कि भाई कृषि से रिलेटेड कौन सी चीजें इसमें हुई और उद्योग से रिलेटेड कौन सी चीजें हुई, ध्यान से सुनिए। अब जो इसके अंदर कृषि से रिलेटेड बातें हुई उनकी बात कर ले। कृषि यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी चीजें हुई इसके अंदर वह कौन कौन सी थी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ बातें हुई वह कौन कौन सी हुई, तो आप बताएंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बातें हुई, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें एक कार्य हुआ जिसे हम कहते हैं एफसीआई। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी पंचवर्षीय योजना में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य खाद्य निगम की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। प्राथमिकता में एफसीआई, एपीसी यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एपीसी की भी स्थापना इसी टाइम पर हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, इसकी भी स्थापना हुई थी 1965 में। एपीसी का नाम बदल करके बाद में सीएसीपी कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। एपीसी की स्थापना, एपीसी की 1965 में, नाम बदल करके सीएसीपी कर दिया गया 1985 में। 1985 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, सीएसीपी कर दिया गया, सीएसीपी कर दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सीएसीपी है, ये जो सीएसीपी है, ध्यान से सुनिएगा, सीएसीपी जो है, यह जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस एंड कॉस्ट एंड प्राइजेस। देखिए, तो कृषि से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुए। पहला एपीसी की पहला एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। एफसीआई क्या होता है, एफसीआई जैसे भारत में अगर जरूरत पड़े, भारत में अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उन चीजों को किसके द्वारा किया जाना, एफसीआई क्या है, कृषि की जरूरत पड़े, मतलब जैसे अगर देश में कोई सूखा पड़ जाए या फिर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो एफसीआई के माध्यम से देश में क्या खाद्य आपूर्ति करवाई जाती है, यानी खाने पीने की चीजों को, मतलब खाने की जो खाद्य सामग्री होती है वह सारी चीजें क्या करवाई जाती है। अब पॉइंट यह है कि समझने वाली बात यह है कि एफसीआई की स्थापना की गई तो साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में स्थापित किया गया था। इसी का नाम बदल करके 1985 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कृषि कीमत एवं लागत आयोग। ध्यान से सुनिएगा, कृषि कीमत एवं लागत आयोग की जब बात करते हैं, कृषि कीमत एवं लागत आयोग की जब बात की जाती है तो
ये कृषि कीमत एवं लागत आयोग जो है बच्चा, इसका मुख्य काम है एमएसपी जारी करना। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाती है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब बात करते हैं तो ये जो चीज होती है, इसका काम क्या होता है कि किसानों को, इसका उद्देश्य क्या होता है, किसानों को हतोत्साहित होने से बचाने के लिए, हतोत्साहित होने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा फसलों की न्यूनतम कीमत निर्धारित किया जाता है। फसलों की न्यूनतम कीमत निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उससे कम कीमत पर बाजार में किसी के फसल बिक रहे हैं, यानी किसानों के फसल, जैसे मान लीजिए 2500 रुपए कुंतल गेहूं की बात कर दी, सरकार ने कह दिया कि 2500 रुपए कुंतल से नीचे अगर बाजार में आपका फसल बिक रहा है तो आप सरकार को बेच दीजिए, सरकार आपको क्या कर देगी, आपका फसल खरीद के आपको पैसा दे देगी। तो इससे क्या होगा, किसान जो अच्छा उत्पादन की वजह से, सभी का जब अच्छा उत्पादन हो जाता तो किसानों को उनके फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती, तो उससे बचने के लिए सरकार ने इनको क्या कह दिया कि भैया आप हमें बेच दीजिए, हम आपको उचित कीमत दे देंगे, आप हतोत्साहित मत होइए, आप रहिए। आप देखिए भारत में क्या होता है कि किसानों में सुसाइड करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसानों में सुसाइड करने की जो प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनके फसल की उचित कीमत नहीं मिलती। जब उनके फसल की उचित कीमत नहीं मिलती तो क्या हो जाता, ध्यान से देखना। अब गौर करने वाली बात यह है कि कृषि कीमत एवं लागत आयोग की जब बात करें तो ये तो हो गया कि ये कृषि और उद्योग दोनों से रिलेटेड बात करता है। अब यहीं पर आगे जो उद्योगों से रिलेटेड बात की गई, ध्यान से देखिए, सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने क्या करा, सरकार ने, गौर से देखिएगा, सरकार ने जैसे इसी दौरान उद्योगों से रिलेटेड बोकारो स्टील प्लांट यानी बोकारो इस्पात कारखाना किसके, रूस की सहायता से, कहां पर, झारखंड में शुरू किया गया। बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत की गई। बोलो बच्चा। अब बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस की सहायता से झारखंड में शुरू किया गया। बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से झारखंड में शुरू किया गया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई, 1964 में। कब की गई बच्चा, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। प्यारे साथियों, अब यहां से ना कई सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यहां से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या सबसे सफल में
काउंट की जाती है या सबसे असफल पंचवर्षीय योजनाओं में काउंट की जाती है? ध्यान दीजिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा जाता है क्या ये सफल पंचवर्षीय योजना है या असफल पंचवर्षीय योजना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम यहां पर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये सबसे असफल, भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना, भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना के अंदर इसको काउंट किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सेल्फ रिलायंस की बातें की गई हैं, आत्मनिर्भरता की बातें की गई हैं। गरीबी हटाओ का नारा जो है, गरीबी हटाओ का नारा कहां पर देखने को मिला? गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। हाँ बिल्कुल 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 रोहित जी, हाँ पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसका देखने को मिला। औद्योगिकीकरण आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, सेकंड दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। शहरी विकास का अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है, वो आठवीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ रिलायंस। अच्छा, सेल्फ रिलायंस की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात की जाती है तो वो चौथी पांचवी सब में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई? पहली बात तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की बात की जाती है तो ये किसी भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं हुआ था, लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, कि लिखा नहीं है कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो आप बताएंगे कि सर तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में, यानी 1966-67 में, 1966-67 में अगर देखा जाए तो शुरुआत हुआ था, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट है वो 67 में नहीं देखने को मिला था, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो रखी थी, 1966 में बंद हो गई थी। 1966 के बाद से तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो ही नहीं पाई। एक वर्षीय योजनाएं 3 साल के लिए चलाई गई, उस दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट आया है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब बात करते हैं ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पर जो समझने वाला पक्ष है, सबसे पहले तो आप समझिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, हरित क्रांति है, हरित क्रांति देश के अंदर अगर देखा जाए, भारत में एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग, ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में एमएस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां से जो प्रश्न बन जाता है, यहां से जो प्रश्न बन जाता है, भारत में एमएस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के दौरान हुआ क्या था? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग, हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग, हाई यील्डिंग सीड्स का मतलब उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग। क्यों? क्योंकि उत्पादकता उससे बढ़ जाएगी, उत्पादकता उससे बढ़ जाएगी, यानी हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ और किस बात का प्रयोग किया गया? हाई यील्डिंग सीड्स के साथ साथ बौने, ड्वार्फ सीड्स, ड्वार्फ सीड्स, बौने पौधों का प्रयोग। क्यों? क्योंकि देखो, भारत में आपसे बताया जाए कि भारत में अगर फसलों की स्थिति को देखा जाए तो पहले जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं था भारत में, तो जो फसल जैसे जौ की खेती होती थी पहले, और भी फसल की जो खेती होती थी, गेहूं की जो खेती होती थी, उनके जो पौधे हुआ करते थे वो 6 फीट 7 फीट इस तरीके के हाइट पर हुआ करते थे।
तो जब इतने बड़े पौधे होंगे, अगर बारिश होगा, मान लीजिए कि अगर 5 फीट 6 फीट का भी है, 5 फीट का भी है, बारिश होगा या हवा चलेगी या पानी भरा जाएगा खेतों में, तो वो तेजी से गिर जाएगा। वो क्या होगा? तेजी से गिर जाएगा। कौन? जो बड़े पौधे होंगे। तो जब बड़े पौधे अगर गिर जाएंगे तो उससे क्या होगा बच्चा? जब बड़े पौधे अगर गिर जाएंगे तो उससे क्या होगा? आप कहोगे सर उससे निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? पौधे गिर जाने की स्थिति में, गौर कीजिएगा, पौधे गिर जाने की स्थिति में वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ड्वार्फ सीड्स की बात की गई, यानी बौने पौधों की बात की गई। किसकी बात की गई? बौने पौधों की बात की गई। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि ये तो HYS हो गया, हाई यील्डिंग सीड्स हो गया, ड्वार्फ सीड्स हो गया, और यहां पर सिंचाई की व्यवस्था, यानी हमने इरिगेशन बहुत मजबूत कर लिया, इरिगेशन बहुत अच्छा कर लिया, और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या करा? जो फर्टिलाइजर्स हैं, यानी फर्टिलाइजर्स जो है उसका प्रयोग खूब किया, यानी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग खूब किया। जब फर्टिलाइजर्स का यानी खाद का प्रयोग हमने, उर्वरकों का प्रयोग हमने जब किया, तो हमें उत्पादकता, गेहूं की उत्पादकता में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला। कहा जाता है कि 550 यानी 500 गुना गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि, गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि, गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि। और साथ ही साथ देखा जाए कि किस क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा आया, किस क्षेत्र में? तो आप बताएंगे सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब जैसे ही आप लखनऊ के आगे इधर बढ़ेंगे, एटा, इटावा, मैनपुरी, इधर आपका बाकी, कासगंज, इन सब जब इलाकों में आपका नोएडा, गाजियाबाद, इधर हरियाणा, उधर पंजाब, इन जगहों पर, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर गेहूं की उत्पादकता, इधर किसान, बड़े किसान होते हैं, यानी बड़े काश्तकार किसान हैं, तो उनको इस बात का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, उनको इस बात का, इस चीज का बढ़िया रिजल्ट मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इंपैक्ट आया वो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिला? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो हमने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली पंचवर्षीय योजनाओं के अवकाश में शुरू हुआ, लेकिन अगर ऑप्शन में स्पेस नहीं है तो आप तीसरी पंचवर्षीय योजना कह देते हैं। अगर ऑप्शन में इस तरीके की बात नहीं है तो आप बताते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न हम देखें, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, अगर उसकी बात करें तो ये ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ये कह रहा उदारीकरण, उदारीकरण की बात कर रहा है, ये निर्यात, निर्यात की बात कर रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तेजी से औद्योगिकरण, तेजी से औद्योगिकरण, तेजी से औद्योगिकरण, ये सारी चीजें अगर आप इन सभी में देखें तो सबसे सटीक चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, पहली बात तो आप एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है प्यारे साथियों, आपको बता दूं इसका समय कब से कब तक है, ये बहुत बार प्रश्न बनता है। तो ये 1969 से 1974, जबकि आपको पता है कि 1961 से 1966 तक तीसरी है, थर्ड 5 ईयर प्लान है, 1961 से 1966 तक, और इसके बीच 3 साल का गैप, फिर 1969 से 1974 तक यह पंचवर्षीय योजना चल रहा है, फोर्थ।
तो यहां पर 3 साल का अवकाश है, ये 3 साल का अवकाश भी ध्यान दिया करिए। यहां से भी प्रश्न बनता है पेपर में, यहां से भी पेपर में प्रश्न बन जाता है। तो आप बताएंगे कि ये ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता या स्थिरता के साथ विकास, ठीक है। सेल्फ रिलायंट विथ स्टेबिलिटी या फिर डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, दोनों बातें कही जाती है। कहीं कहीं आत्मनिर्भरता भी शब्द लिखा रहता है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी साथी को। तो चलिए, आपको लग रहा होगा कि हमने 5 प्रश्न किया, आपने 5 प्रश्न के साथ साथ कम से कम 50 प्रश्न से अधिक का चीज क्लियर किया। तो चलो इसके आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।